हमारा अगला टॉपिक है जी एस्ट्रोजन। हम अभी तक पढ़ चुके थे कुछ हार्मोन्स के बारे में, हार्मोन्स हम कंटिन्यू किए हुए थे। एस्ट्रोजन के बारे में हम पढ़ेंगे आज। एस्ट्रोजन को हम कहते हैं ये प्राइमरी फीमेल सेक्स हार्मोन है। जैसे हमने टेस्टोस्टेरोन की बात की थी, तो टेस्टोस्टेरोन जो था वो मेल प्राइमरी हार्मोन था, सेक्स हार्मोन, यानी जितने भी मेल सेकेंडरी कैरेक्टरिस्टिक्स हैं वो सारे के सारे टेस्टोस्टेरोन की वजह से थे। इसी तरह फीमेल्स के जितने भी सेकेंडरी कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं वो सारे के सारे एस्ट्रोजन एंड प्रोजेस्टेरोन की वजह से होते हैं। तो अगर हम एस्ट्रोजन की बात करें तो जी जो एस्ट्रोजन है ये वर्ड ग्रीक वर्ड से निकला है। एस्ट्रोजन ग्रीक वर्ड है ऑस्ट्रियस। ऑस्ट्रियस का मतलब होता है टू एडमायर या टू इंस्पायर। इंस्पायर मतलब मुतासिर करना, जो हमारे ब्रेन को मुतासिर कर रहा है, ये उस वर्ड से निकला है। ग्रीक में ऑस्ट्रियस का मतलब होता है इंस्पायर करना, मुतासिर करना। तो एस्ट्रोजन जो है वो इसका नाम इस वजह से रखा गया है कि ये इंस्पायरिंग इंस्पायरिंग है, हमारे मेंटल हेल्थ को इंस्पायर करे, इसलिए इसका नाम एस्ट्रोजन रखा गया है। एस्ट्रोजन की अगर हम बात करें तो ये किस किस में प्रेजेंट हो सकता है जी? ये मेल फीमेल, अभी हमने बात की कि मेल ये सिर्फ फीमेल सेकेंडरी कैरेक्टरिस्टिक्स को नहीं इवॉल्व करता, बल्कि ये मेल कैरेक्टरिस्टिक्स के मेल में भी प्रेजेंट होता है। अगर हम क्लासिफिकेशन याद करें तो क्लासिफिकेशन में हमने एक बात पढ़ी थी कि ये स्टीराइडल हार्मोन है। तो ये 18 कार्बन स्टीराइडल हार्मोन है। स्टीराइडल हार्मोन का मतलब इसमें स्टीराइड रिंग प्रेजेंट होगा और इसमें 18 कार्बन है। यह सिग्निफिकेंट अमाउंट में मेन में भी प्रेजेंट है और वुमेन में भी प्रेजेंट है, लेकिन हायर अमाउंट्स होती हैं उन वुमेन्स में जो आफ्टर मिनार्की मतलब होता है जब प्यूबरिटी की एज हो। फीमेल्स की प्यूबरिटी की एज होती है जब उनका मेंस्ट्रुअल साइकिल, जब पीरियड्स स्टार्ट होते हैं, उस एज में ये मैक्सिमम हायर अमाउंट पे होता है। और तब तक ये रहता है जब तक ये मोनोपॉज ना हो जाए, यानी सीज ना हो जाए मेंस्ट्रुअल साइकिल। जब मेंस्ट्रुअल रिप्रोडक्टिव एज फीमेल की खत्म होती है, यानी जिस एज के बाद फीमेल जो है वो रिप्रोड्यूस नहीं कर सकती है, जिसका उसमें साइकिल खत्म हो चुका होता है, तब तक ये हायर अमाउंट में रहता है फीमेल्स के लिए। क्लासिफिकेशन की अगर हम बात करें तो एस्ट्रोजन जो है वो दो तरह के हो सकते हैं। नेचुरली एस्ट्रोजन, नेचुरल एस्ट्रोजन जो हमारी बॉडी में नेचुरली प्रेजेंट है या नेचुरली प्रोड्यूस हो रहे हैं। दूसरे होते हैं जी सिंथेटिक एस्ट्रोजन। सिंथेटिक एस्ट्रोजन वो होते हैं जो हम आर्टिफिशियली प्रिपेयर कर रहे हैं और हम वो एज ए मेडिसिन जो है वो यूज करते हैं कि हार्मोनल थेरापी में ये एज ए मेडिसिन सिंथेटिक एस्ट्रोजन यूज करते हैं। अब हम जो है वो फोकस करेंगे अपने नेचुरल एस्ट्रोजन पे कि हमारी बॉडी में जो एस्ट्रोजन प्रोड्यूस हो रहे हैं वो कौन से हैं, वो किस तरह के हो सकते हैं। तीन तरह के मेजरली अकरिंग एस्ट्रोजन हैं जो कि नेचुरली प्रेजेंट होते हैं। वो हैं जी एस्ट्राडायोल। एस्ट्राडायोल नाम से बता रहा है, डाई का मतलब दो और ओल का मतलब है दो अल्कोहलिक ग्रुप होंगे इसमें, यानी दो हाइड्रोक्सिल ग्रुप इसमें अटैच होंगे, एस्ट्राडायोल। दूसरा है जी एस्ट्राट्राइओल। ये एस्ट्राट्राइओल का मतलब है ट्राई, तीन, और मतलब तीन अल्कोहलिक ग्रुप इसमें अटैच होते हैं। और तीसरा है जी एस्ट्रोन। ट्रोन नाम जो है वो रिप्रेजेंट कर रहा है कीटोन बॉडी को, यानी इसमें हाइड्रोक्सिल ग्रुप की जगह पे कीटोन बॉडी, डबल बॉन्ड ऑक्सीजन जो है वो प्रेजेंट होगा कीटोन बॉडी के साथ। ये तीनों की तीनों फॉर्म्स जो हैं वो एक्टिव भी होती हैं और बॉडी के अंदर सर्कुलेट कर रही होती हैं, लेकिन हर एक स्पेसिफिक टाइम में एक स्पेसिफिक जो है एस्ट्रोजन जो प्रेजेंट होता है, वो हम आगे डिटेल पढ़ते हैं कि कौन सा टाइम में कौन सा जो एस्ट्रोजन है वो प्रेजेंट होता है। ये स्ट्रक्चर है जी एस्ट्राडाइओल, मैंने आपको बताया है। जैसे एस्ट्राडाइओल मतलब इसमें दो प्रेजेंट है, ये देखें, एक हाइड्रोक्सिल ग्रुप ये प्रेजेंट है और एक हाइड्रोक्सिल ग्रुप ये एंड पे प्रेजेंट है। एक ये हाइड्रोक्सिल ग्रुप है और एक ये हाइड्रोक्सिल ग्रुप है। डाइओल मतलब दो हाइड्रोक्सिल ग्रुप इसमें अटैच हैं, स्टीराइडल रिंग के साथ दो हाइड्रोक्सिल ग्रुप अटैच हैं। ये सबसे ज्यादा पोटेंट है, ये वाली फॉर्म ऑफ जो एस्ट्रोजन है। एस्ट्रोजन की हमने तीन फॉर्म्स पढ़ी हैं, तो जो ये एस्ट्राडाइओल है ये सबसे ज्यादा पोटेंट है। और सारे रिप्रोडक्टिव ईयर्स में, यानी जब से प्यूबरिटी की एज स्टार्ट होती है उससे लेकर जब तक मोनोपॉज हो जाता है, तो जो वाला एस्ट्रोजन प्रेजेंट होता है मोस्टली वो एस्ट्राडाइओल है। उसके बाद हम एस्ट्राइओल की बात करें तो एस्ट्राइओल में मैंने आपको बताया था तीन हाइड्रोक्सिल ग्रुप अटैच होंगे। ये देखें, एक ये हाइड्रोक्सिल ग्रुप है और एक जो 5 मेंबर रिंग है उसके साथ दो हाइड्रोक्सिल ग्रुप अटैच हुए हैं। ये वीकेस्ट फॉर्म ऑफ एस्ट्रोजन है और ये ज्यादातर
प्रेगनेंसी में, यानी प्रेगनेंसी में जो एस्ट्रोजन की फॉर्म प्रेजेंट होती है वो एस्ट्रायोल होती है। अगर हम एस्ट्रोन की बात करें तो मैंने आपको बताया कि इसमें हाइड्रोक्सिल ग्रुप की जगह ये देखेंगे ऑक्सीडेशन हुई हुई हाइड्रोक्सिल ग्रुप की जगह पे कीटोन बॉडी प्रेजेंट है, ये कीटोन रिंग प्रेजेंट है। और इस एस्ट्रोजन को ये ड्यूरिंग कब प्रेजेंट होता है, जब मोनोपॉज होता है, जब रिप्रोडक्टिव साइकिल एंड हो जाता है, उसके बाद जो बॉडी में एस्ट्रोजन प्रेजेंट है वो एस्ट्रोन फॉर्म में प्रेजेंट है। ये सारे के सारे आपस में इंटरकन्वर्टेबल है, नाम से पता चल रहा है इसमें डाइओल्स हैं जो दो हाइड्रोक्सिल ग्रुप वाला है। अगर इसकी रिडक्शन होगी एक और हाइड्रोक्सिल ग्रुप अटैच हो जाएगा तो ये एस्ट्राइओल में कन्वर्ट हो जाएगा। अगर एस्ट्राइओल की अगर एस्ट्राडाइओल की अगर ऑक्सीडेशन होगी, यानी उसका हाइड्रोजन रिमूव होगा और डबल बॉन्ड ऑक्सीजन के साथ अटैच हो जाएगा तो वो एस्ट्रोन में कन्वर्ट हो जाएगा। आगे जी अगर हम इसकी बात नेक्स्ट अगर हम ये देखें कि ये प्रोड्यूस कहाँ कहाँ पे हो रहा है और कैसे कैसे प्रोड्यूस हो रहा है, तो हमने देखा था कि जिसकी प्रोडक्शन जो है वो बेशक की रिलीज जो है वो सारा के सारा रिलीज होता है ये ओवरी से, लेकिन प्रोडक्शन कंट्रोल कहाँ से हो रही है इसकी, हाइपोथैलेमस से। हाइपोथैलेमस इसकी प्रोडक्शन को कंट्रोल कर रहा है। अब वो कंट्रोल कैसे कर रहा है, वो कंट्रोल ऐसे कर रहा है कि हाइपोथैलेमस जो है गोनेडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन जो है वो रिलीज करता है। गोनेडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन जाके इंटीरियर पिट्यूटरी को एक्टिवेट कर देते हैं, और जो इंटीरियर पिट्यूटरी है ये रिलीज करती है लिटेनाइजिंग हार्मोन और फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन। फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन और लिटेनाइजिंग हार्मोन जाके एक्ट करते हैं ओवरी पे, और ओवरी रिलीज करती है एस्ट्रोजन को और प्रोजेस्टेरॉन, और वो एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरॉन जाके अपने टारगेट सेल्स पे जो है वो एक्ट करती है। अगर अब हम देखें कि ये रेगुलेट कैसे हो रहा है, जैसे ही एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरॉन का लेवल ब्लड में ये हमारे टारगेट सेल में इंक्रीज होता है तो ये नेगेटिव फीडबैक भेजता है हमारे हाइपोथैलेमस को, और हाइपोथैलेमस जो है वो नेगेटिवली गोनेडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन को रिलीज करना बंद कर देता है। और गोनेडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन रिलीज नहीं होगा तो फर्दर ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन और एफएसएच हार्मोन जो हैं ये रिलीज होना बंद हो जाएंगे, और जब ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन और एफएसएच नहीं होंगे तो ओवरीज जो हैं वो एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरॉन मजीद रिलीज नहीं करेंगे। तो ये सेल्फ इनहिबिटरी और सेल्फ रेगुलेटरी नेचर है, ये अपने आप को खुद रेगुलेट कर रहा होता है। अगर हम देखें कि मजीद ओवरी में जाके ये काम क्या कर रहा है, ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन या एफएसएच जो फोलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन है वो ओवरी पे जाके कैसे एक्ट करते हैं। तो ओवरी जो है उसमें कोलेस्ट्रॉल प्रेजेंट होता है, ओवरी में स्टोर्ड कोलेस्ट्रॉल प्रेजेंट होता है, और वो कोलेस्ट्रॉल कन्वर्ट होता है एंड्रोस्टिनोडायोन्स में, और एंड्रोस्टिनोडायोन्स एरोमेटेज एंजाइम की प्रेजेंस में कन्वर्ट हो जाता है एस्ट्रोन में, या ये एंड्रोस्टिनोडायोन्स कन्वर्ट होते हैं टेस्टोस्टेरोन में अगर ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन इनको एक्टिवेट कर रहा है, और ये टेस्टोस्टेरोन फर्दर एरोमेटेज एंजाइम की प्रेजेंस में ये कन्वर्ट हो जाता है एस्ट्रोन में। ये देखें जो ये एंड्रोस्टिनोडायोन्स हैं ये एरोमेटेज एंजाइम की प्रेजेंस में कन्वर्ट हो जाता है एस्ट्रोन में। अच्छा ये जो एंड्रोस्टिनोडायोन है ये और टेस्टोस्टेरोन यहाँ पर में कन्वर्ट होते रहते हैं रिडक्टेज एंजाइम्स की प्रेजेंट में, क्योंकि ये एंड्रोस्टिनोडायोन रिड्यूस होकर किसमें कन्वर्ट होता है टेस्टोस्टेरोन में, यानी हाइड्रोक्सिल ग्रुप जब इसके साथ अटैच होता है हाइड्रोजन एटम आके तो ये टेस्टोस्टेरोन में कन्वर्ट हो जाता है। आपस में कन्वर्टेबल है, ये जिसमें कन्वर्ट होते रहते हैं विद इन द बॉडी। ये टेस्टोस्टेरोन और एंड्रोस्टिनोडायोन्स एरोमेटेज एक एंजाइम है, उसकी प्रेजेंस में ये कन्वर्ट हो जाते हैं एस्ट्रोन्स में और एस्ट्राडायोल्स में, और एस्ट्रोन फर्दर मैंने आपको बताया था कि आपस में कन्वर्टेबल है। एस्ट्रोन की रिडक्शन होगी तो एस्ट्राडायोल में कन्वर्ट हो जाएगा, और एस्ट्राडायोल अगर ऑक्सीडाइज हो तो एस्ट्रोन में कन्वर्ट होता रहता है। ठीक है, जो एस्ट्राडायोल है उससे फर्दर एस्ट्राट्रायोल जो है ये सारे के सारे आपस में सिंथेसाइज हो जाते हैं यानी विद इन द बॉडी। और ये सारा जो सिंथेसिस का प्रोसेस है ये सारा का सारा कहाँ हो रहा है, विद इन द ओवरी, यानी ओवरी के अंदर ये सारा काम हो रहा है। ओवरी पे जाके लिटेनाइजिंग हार्मोन और फोलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन ने जाके एक्ट किया, ओवरी में जो कोलेस्ट्रॉल था वो कन्वर्ट होना शुरू हुआ, और एंड प्रोडक्ट क्या हुआ एस्ट्रोजन। जो एस्ट्रोजन किसी भी फॉर्म में हो सकती है, मोस्टली किस फॉर्म में मैंने आपको बताया एस्ट्राडायोल की फॉर्म में प्रेजेंट होती है। तो जो एस्ट्राडायोल्स हैं वो रिप्रोडक्टिव एज में पूरे फॉर्म में प्रेजेंट होता है, वो एस्ट्राडायोल रिलीज होता है और जाके एक्ट करता है अपने टारगेट सेल्स के, यानी जहाँ पे जाके जो फंक्शन रिक्वायर्ड होता है वो जाके वो फंक्शन
परफॉर्म करता है। अगर हम अच्छा जो रिलीज हो गया एस्ट्रोजन, उसका मैकेनिज्म ऑफ एक्शन देखेंगे जी, उसने रिलीज होने के बाद क्या किया वो ब्लड में रिलीज हुआ और टारगेट सेल के पास गया। अब ये लिपोफिलिक इन नेचर था, मैंने बताया था कि स्टीरॉयडल हार्मोन लिपोफिलिक इन नेचर होते हैं, ये लिपोफिलिक इन नेचर था, ये जाके मेम्ब्रेन से क्रॉस हो गया। अब हमारी सेल मेम्ब्रेन के अंदर एस्ट्रोजन रिसेप्टर प्रेजेंट होते हैं, ये सारे जो पिंक आपको नजर आ रहे हैं ये सारे के सारे एस्ट्रोजन रिसेप्टर्स हैं। ये देखें ये सारे के सारे ये जो हैं ये एस्ट्रोजन रिसेप्टर हैं, ये भी एस्ट्रोजन रिसेप्टर्स हैं। ये एस्ट्रोजन रिसेप्टर्स जब डाइमर्स बनाते हैं, दो रिसेप्टर्स आपस में मिलके एक डाइमर बना देता है, डाइमर मतलब दो मिलके जो एक स्ट्रक्चर बना रहे हैं, ये जो है ये एस्ट्रोजन डाइमर है। ये एस्ट्रोजन डाइमर्स जो हैं यानी एस्ट्रोजन और रिसेप्टर का जो डाइमर है वो जाके अटैच होता है जीन प्रमोटिंग सेल्स के साथ। ये जीन प्रमोटिंग सेल्स जो हैं स्पेसिफाइड जीन के साथ जाके अटैच होती हैं, यानी जो टारगेट जीन है जिससे हमें काम करवाना है जाके उसके साथ अटैच हो जाती हैं, और फिर जो हमें रिक्वायर्ड प्रोटीन है वो प्रोड्यूस हो जाती है, यानी रिक्वायर्ड प्रोटीन है वो जो उस प्रोटीन से हम क्या काम लेना चाहते हैं, वो रिक्वायर्ड प्रोटीन या तो फीमेल सेक्स ऑर्गन्स को इनहेंस करेगी प्यूबर्टी की एज में, मेंस्ट्रुअल साइकिल में हेल्पफुल होगी। आगे हम जितने भी फंक्शंस पढ़ेंगे वो सारे के सारे फंक्शन इसके ऊपर बेस कर रहे हैं कि वो जो फंक्शंस हैं वो सेल कैसे परफॉर्म कर रहा है कि एस्ट्रोजन जो है वो सेल के अंदर एंटर होता है सेल मेम्ब्रेन के थ्रू, क्योंकि लिपोफिलिक इन नेचर है, इजीली पास आउट हो जाता है और अंदर जाके एस्ट्रोजन रिसेप्टर के साथ बाइंड करता है और एक कम्प्लेक्स बना देता है, और वो कम्प्लेक्स डाइमर्स के फॉर्म में जीन प्रमोटर के साथ प्रमोटर के साथ अटैच होते हैं, जो कि एक्टिवेट कर देती हैं जीन्स को, टारगेट जीन्स को, या इनहिबिट कर देती हैं उस टारगेट जीन को जो चीज़ हमें रिक्वायर्ड होती है वो प्रोडक्शन के लिए। आगे हम इसके फंक्शंस की बात करें कि फंक्शंस ये कौन कौन से परफॉर्म कर रहा है। फंक्शन हम इसके टारगेट टारगेट जितने भी सेल्स हैं उससे अंदाजा लगाते हैं कि जी फंक्शन इसका क्या क्या हो सकता है। अच्छा जी, पहला टारगेट सेल्स हम उसका कह रहे हैं कि ब्रेन है या पिट्यूटरी सेल्स है, ब्रेन हाइपोथैलेमस। ब्रेन हाइपोथैलेमस पे इसका एक्शन क्या है कि मैंने पहले आपको बताया ये सेल्फ रेगुलेटरी या सेल्फ इनहिबिटरी इन नेचर है, तो ये अपने आप की कंसंट्रेशन को रेगुलेट करता है, यानी ड्यूरिंग मेंस्ट्रुअल साइकिल कितनी कंसंट्रेशन एस्ट्रोजन की रिक्वायर्ड है या प्यूबर्टी की एज पे कितनी कंसंट्रेशन जो है वो एस्ट्रोजन की रिक्वायर्ड है, उससे ज़्यादा प्रोड्यूस ना होने देना और उससे कम प्रोडक्शन को इनहेंस करना, ये सारा के सारा काम ये खुद कर रहा था, यानी डायरेक्ट ब्रेन से ये इंटरलिंक होता है और ब्रेन को मैसेज भेजता है। अगर इसकी कंसंट्रेशन कम हो तो ब्रेन का हाइपोथैलेमस जो है वो रिलीज करता है गोनाडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन, जो कि फर्दर पिट्यूटरी को एक्टिवेट कर देता है, और जो पिट्यूटरी है वो फर्दर ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन और पॉलीसेल स्टिमुलेटिंग हार्मोन रिलीज करते हैं जो फर्दर प्रोडक्शन को इंक्रीज करते हैं, और अगर इसकी कंसंट्रेशन हाई हो चुकी हो तो ये इनहिबिट कर देता है अपनी न्यू प्रोडक्शन को। उसके बाद इसका एक्शन है जी कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम पे। कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम पे इसका क्या एक्शन है कि जी वेजो डायलेशन कर देता है, जितनी भी वेसल्स हैं उनको डायलेट कर देता है और प्रोथ्रोम्बेंटाइन को बढ़ा देता है, ये ब्लड को थिक नहीं होने देता। तीसरा इसका एक्शन है जी मेमोरी ग्लैंड के ऊपर, यानी जितनी भी मेमोरी ग्लैंड है उन फीमेल में प्यूबर्टी की एज में जो मेमोरी ग्लैंड की थिकनेस है या मेमोरी ग्लैंड की जो ग्रोथ है वो सारी की सारी एस्ट्रोजन की वजह से हो रही है। लीवर पे इसका क्या इफेक्ट है ये हम सारे डिटेल में आगे बात करेंगे। लीवर पे इसका क्या इफेक्ट है कि जो लीवर जो है इसमें दो तरह के लिपिड्स होते हैं जी, एक हाई डेंसिटी लिपिड्स होते हैं और एक लो डेंसिटी लिपिड्स होते हैं, एक हमारे लिए यूजफुल होते हैं एक हार्मफुल होते हैं। ये लो डेंसिटी लिपिड्स की कंसंट्रेशन को कम कर देता है और हाई डेंसिटी लिपिड्स की कंसंट्रेशन को बढ़ाता है, जिसकी वजह से हमारा जो ब्लड है उसकी सर्कुलेशन बेहतर से बेहतर होती जाती है। रिप्रोडक्टिव ट्रैक पे अगर हम इसका एक्शन देखें तो मेन जो एक्शन है वो सारा का सारा फीमेल रिप्रोडक्टिव ट्रैक के ऊपर है। फीमेल रिप्रोडक्टिव ट्रैक में सारा का सारा डेवलपमेंटल काम जो है वो ये एस्ट्रोजन की वजह से रहते हैं। जितनी भी यूट्रस लाइनिंग की ग्रोथ है, यूट्रस लाइनिंग की थिकनेस है, सर्विक्स की थिकनिंग है, सर्विक्स की ग्रोथ है, वेजाइना की थिकनिंग है, उसकी ग्रोथ है प्रॉपर, ओवरीज की ग्रोथ है, ओवरीज की थिकनिंग है, फ्लोपियन ट्यूब, जितनी भी फ्लोपियन ट्यूब की थिकनेस है या उसमें मूवमेंट है, उनकी इनलार्जमेंट है, वो सारी की सारी जो है वो एस्ट्रोजन के जरिए हो जाते हैं।
और मेंस में ये टेस्टिस और प्रोस्टेट ग्लैंड में ये टेस्टोस्टेरोन, मैंने आपको बताया टेस्टोस्टेरोन फर्दर एस्ट्रोजन में कन्वर्ट हो रही थी, तो जो टेस्टोस्टेरोन काम अपना कर रहा होता है फर्दर कन्वर्ट होता रहता है एस्ट्रोजन में। अच्छा जी, बोन पे इसका क्या काम है? अगर हम ये देखें तो बोन में बोन ग्रोथ जितनी भी है वो ज्यादा से ज्यादा फीमेल्स में एट द एज ऑफ प्यूबर्टी जितनी भी हाइट इंक्रीज है वो सारी बोन ग्रोथ की वजह से है। वो बोन ग्रोथ एस्ट्रोजन करवा रही होती है, बोन डेंसिटी को बढ़ा रही होती है और साथ साथ एपिफाइसिस भी करवा रही होती है, यानी जहाँ पे बोन जितनी ग्रोथ होनी चाहिए उसके बाद उसको उस ग्रोथ के ऊपर एपिफाइसिस करवाना भी एस्ट्रोजन का ही काम है। अगर अब हम इसके डिवीजन कर लें कि इसके फंक्शन किस किस तरह के हैं, तो पहला फंक्शन हम पढ़ेंगे जिसका ये डेवलपमेंटल फंक्शन है, यानी ये डेवलपमेंट किस किस चीज की करवा रहा है हमारी बॉडी के अंदर। फीमेल्स में या गर्ल्स में ये क्या करवाती है कि प्यूबर्टल चेंजेस जितनी भी हैं, यानी सेकेंडरी फीमेल कैरेक्टरिस्टिक्स जितनी भी आती हैं वो सारी की सारी एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन करवा रहते हैं। प्यूबर्टल चेंजेस क्या क्या होती हैं? प्यूबर्टल चेंजेस में फीमेल्स की बॉडी चेंजेस आती हैं, बॉडी शेपिंग आती है, मेमोरी ग्लैंड की ग्रोथ आती है, प्यूबर्टी में इनके मेंस्ट्रुअल साइकिल स्टार्ट होते हैं, ठीक है। ग्रोथ ऑफ हेयर्स एट प्यूबिक हेयर्स हैं, वो ग्रोथ जो होती है वो सारी की सारी एस्ट्रोजन की वजह से। अब किस जिस चीज की ग्रोथ और डेवलपमेंट करवा रहा है ये यूट्रस की जितनी भी लाइनिंग है उसकी थिकनिंग की, ये सारी की सारी ग्रोथ जितनी भी इन्वॉल्व है सेकेंडरी कैरेक्टरिस्टिक्स की, वो एस्ट्रोजन करवा रहा है। वेजाइना की लाइनिंग, आउटर लाइनिंग ऑफ वेजाइना, थिकनिंग ऑफ वेजाइनिंग लेयर, फ्लोपियन ट्यूब्स की थिकनिंग और लेंथ जो फ्लोपियन ट्यूब्स की इंक्रीज करवाना, यहाँ तक के जो ब्रेस्ट इंलार्जमेंट है वो भी सारी की सारी एस्ट्रोजन की वजह से हो रही है। ब्रेस्ट इंलार्जमेंट किस वजह से होती है? मेमोरी ग्लैंड्स डेवलप होते हैं, मेमोरी ग्लैंड्स में आके स्टोर होता है ऑक्सीटोसिन साइडों पे, ठीक है, और लैक्टेशन में जो हेल्पफुल होता है ये सारा के सारा जो इंलार्जमेंट का प्रोसेस है वो एस्ट्रोजन की वजह से हो रहा है। तो इसके अलावा ये क्या करती है कि जितनी भी लॉन्ग बोन्स हैं, जो लॉन्ग बोन्स की ग्रोथ में इन्वॉल्व है, और जो एपिफाइजल क्लोजर है, मैंने आपको बताया था कि जहाँ बोन में क्लोज होना होता है, बोन की ग्रोथ रुकनी होती है, जो एपिफाइजल क्लोजर है उसमें ये हेल्पफुल होता है एस्ट्रोजन। नेक्स्ट, ये इनर लाइनिंग जो यूट्रस की है जिसको हम एंडोमेट्रियम कहते हैं, मेंस्ट्रुअल साइकिल में ये उसको ग्रोथ को स्टिमुलेट करता है जिसकी वजह से यूट्राइन ग्रोथ होती है और ल्यूब्रिकेशन होती है वेजाइना की। वेजाइना में जो वाटरी डिस्चार्ज है वेजाइना का वो एस्ट्रोजन की वजह से होता है, और जो थिकनिंग है सारी की सारी वेजाइनल लाइनिंग की और ब्लड वेसल्स इंक्रीज हो जाती हैं उस वेजाइनल लेयर के ऊपर, वो सारी की सारी एस्ट्रोजन की वजह से। यानी एट द एज ऑफ प्यूबर्टी क्या होता है कि जो यूट्रस है उसकी एंडोमेट्रियम में इनर लाइनिंग को ये थिक कर देता है, जिसकी वजह से यूट्राइन ग्रोथ बढ़ती है और लुब्रिकेशन होती है, यानी लिक्विड जो है वो डिस्चार्ज होता है वजाइना से, और जो वजाइनल वॉल है वो ब्लड वेसल उसमें ज्यादा आ जाती है जिसकी वजह से वो थिक हो जाती है जो डिस्चार्ज होता है। मेल्स में ये क्या करवा रही है? मेल्स में अगर इसकी डिफिशियंसी हो जाए तो प्यूबर्टल ग्रोथ नहीं होती, यानी जो आप एक एज है आपकी 15-17 की एज में जो प्यूबर्टल ग्रोथ होनी चाहिए वो रुक जाती है। स्केलेटल मैच्योरेशन, यानी स्केलेटन जो है आपकी हड्डियां जो हैं वो मैच्योर नहीं हो पाती, फुल हेल्थ पे नहीं आ सकती, और एपिफाइजल ग्रोथ जो है वो उनकी रुक जाती है। यानी अगर मेल में इसकी डिफिशियंसी हो जाएगी तो उनकी प्यूबर्टल ग्रोथ जो है वो रुक सकती है। जो उनकी स्केलेटल मैच्योरेशन है यानी हाइट का बढ़ना जो है वो डिले हो सकता है। स्केलेटल मैच्योरेशन में बोन्स यानी जो बोन्स की ग्रोथ है वो डिले हो सकती है, और जो बोन्स की क्लोजर है फाइजल वो भी डिले हो सकती है। अगर हम इसके एक्शन मेटाबॉलिक, पहले हमने अभी तक इसके डेवलपमेंटल एक्शन की बात की थी कि डेवलपमेंटली क्या काम कर रहा है, तो डेवलपमेंट में हमने बात की फीमेल ऑर्गन्स की, फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स की, कैरेक्टरिस्टिक्स की। अच्छा, और उसके बाद हमने बात की कि मेल्स में इसका क्या क्या एक्शन है। फीमेल कैरेक्टरिस्टिक्स में वो यूट्रस की ग्रोथ, ब्रेस्ट इलार्जमेंट, वेजाइनल ग्रोथ, फ्लोपियन ट्यूब की ग्रोथ और थिकनिंग, ये सारी की सारी जो है वो कंट्रोल हो रही है हमारी एस्ट्रोजन की कंसंट्रेशन से। और मेल में अगर एस्ट्रोजन कंसंट्रेशन कम होगी तो उसमें प्रॉपर ग्रोथ नहीं हो सकेगी, स्केलेटल ग्रोथ नहीं हो सकती, प्यूबर्टी जो है वो डिले हो जाती है। अब हम उसके एक्शन की बात करते हैं जो मेटाबॉलिक एक्शन है।
यानी मेटाबॉलिकली वो क्या काम कर रही थी। एस्ट्रोजन जो है वो एनाबॉलिक इन नेचर है। एनाबॉलिक मतलब हमारे छोटे मॉलिक्यूल्स को कंबाइन करके बड़े मॉलिक्यूल्स जो है वो बनाता है। दूसरा ये क्या करता है, बोन मैस को इंक्रीज कर देता है। वो बोन मैस कैसे इंक्रीज होता है, बोन मैस इंक्रीज होता है बोन मैट्रिक्स प्रोटीन जो है, यानी बोन मैट्रिक्स है, बोन का जो मैट्रिक्स है, जो बोन का गूदा है, उसमें प्रोटीन्स प्रेजेंट होती हैं, जैसे कोलेजन है, ऑस्टियोकैल्सिन है, ये प्रोटीन्स हैं जो बोन्स के अंदर प्रेजेंट होते हैं, बोन के गूदे में प्रेजेंट होती हैं। तो उस मैट्रिक्स में जो प्रोटीन को इंक्रीज करता है, यानी प्रोटीन एनाबॉलिकली इसमें स्टोर होती रहती हैं, जिसकी वजह से बोन का जो मैस है वो ज्यादा हो जाता है या मेंटेन हो जाता है। उसके अलावा ये कंट्रोल करता है पैराथ हार्मोन को। ये पैराथ हार्मोन का क्या काम होता है, पैराथ हार्मोन जो है ये कैल्शियम इंटेक को बढ़ा देता है हमारी बोन्स के अंदर, हमारे टीथ के अंदर, जिसकी वजह से कैल्शियम बैलेंस हमारी बॉडी में जो है वो मेंटेन रहता है। तो ये बोन मैस को इंक्रीज, बोन मैस को मेंटेन कर रहा है, कैल्शियम लेवल को हमारे अंदर मेंटेन कर रहा है। साथ में ये साल्ट और वाटर रिटेंशन जो है, यानी जो बॉडी में साल्ट है और वाटर जो है वो रिटेन करवाता है, सिक्रीशन को रोक देता है। डिक्रीज करता है एलडीएल कोलेस्ट्रॉल को और इंक्रीज करता है एचडीएल ट्राइग्लिसराइड को। यानी मैंने आपको बताया था एलडीएल मतलब लो डेंसिटी लिपिड्स, जिनको हम कोलेस्ट्रॉल कहते हैं, जो हमारे लिए हार्मफुल इन नेचर है। अगर वो हमारी ब्लड सर्कुलेशन में आ जाए तो क्लॉटिंग कॉज करते हैं। और जो एचडीएल है हाई डेंसिटी लिपिड्स, जिनको हम ट्राइग्लिसराइड्स कहते हैं, हाई डेंसिटी लिपिड्स हमारे लिए यूजफुल होते हैं। तो ये इंक्रीज कर देती है एचडीएल कंसंट्रेशन को और डिक्रीज कर देती है एलडीएल को। तो हमारा जो ब्लड सर्कुलेशन है वो बेहतर हो जाती है, यानी लीवर पे जो इसका इफेक्ट हम कह रहे थे। अच्छा, ये ब्लड कोगुलेशन को इंक्रीज कर देती है ड्यू टू इंक्रीज इन क्लॉटिंग फैक्टर्स हैं। जो क्लॉटिंग फैक्टर्स है उसको ब्लड कोगुलेट करवाती है ड्यू टू इंक्रीज इन क्लॉटिंग फैक्टर्स। इन क्लॉटिंग फैक्टर्स हैं क्लॉटिंग फैक्टर जो है वो इंक्रीज हो जाता है, जिसकी वजह से ब्लड जो है वो कोगुलेट करता रहता है। आगे जी, ये वेजोडाइलेशन को प्रमोट करती है। वेजोडाइलेशन मतलब वेसल्स को डायलेट करने में हेल्प करती है। वेसल डायलेट होंगी तो हमारी हार्ट एक्टिविटी जो है वो बेहतर रहेगी, यानी हमारे वेसल्स के ऊपर प्रेशर जो है वो कम रहेगा। वेजोडाइलेशन क्यों होती है, ये सिक्रीशन जो नाइट्रिक एसिड, एनओ मतलब नाइट्रिक एसिड की सिक्रीशन को बढ़ा देती है। नाइट्रिक एसिड सिंथेज यानी जो नाइट्रिक एसिड की सिंथेज को बढ़ा रहा है उसको बढ़ा देती है। और साथ में जो पीजीआईज हैं, प्रोस्टाग्लैंडिन इनहिबिटर्स हैं, प्रोस्टाग्लैंडिन इनहिबिटर्स हैं, ये उनको बढ़ा देते हैं। प्रोस्टाग्लैंडिन इनहिबिटर्स हैं वो ये वेजोडाइलेशन, जो प्रोस्टाग्लैंडिन हैं वो वेजो कंस्ट्रिक्शन करवा देते हैं बेसिकली। तो ये उनको बढ़ा देती है, जिसकी वजह से जो है कंस्ट्रिक्शन नहीं होती बल्कि वेजो डायलेशन हो जाती है। अच्छा जी, ये था ऑल अबाउट एस्ट्रोजन। अगर आप में से किसी का क्वेश्चन हो तो वो हैंड रेज करे और मुझसे क्वेश्चन कर ले। आप में से जो क्वेश्चन करना चाह रहा हो वो हैंड रेज करे। हाँ जी, ताहिर। अस्सलाम वालेकुम मैम। वालेकुम अस्सलाम। क्या हाल है मैम? ये एस्ट्रोजन जो है ये हमें कल के लेक्चर की तो बिल्कुल समझ ही नहीं आई ना। कल का लेक्चर कुछ भी नहीं हुआ था, आज ही एस्ट्रोजन तो पढ़ाया ये हमने। थोड़ा सा अच्छा जी अच्छा, आज एस्ट्रोजन पूरा पढ़ाया है ना मैम? जी जी। अच्छा मैम, एक मिनट मैम, ये थोड़ा सा शुरू से बता दें, मेरा वो जल्दी नहीं हुआ था, साथ लिंक नहीं मैं जल्दी हुआ, थोड़ा सा शुरू से बता दें। अच्छा, वो जो लिंक लेट हुए हैं या जो शुरू से जिनका रह गया उनके लिए वैसे मैं आपको बता देती हूँ। उनके लिए ये कि आपका जो लेक्चर है ये सारा का सारा रिकॉर्डिंग, स्लाइड्स भी और रिकॉर्डिंग भी, ये मैं आपके ग्रुप में शेयर करवा दूंगी, आपके एडमिन को सेंड करूंगी और ये आपके ग्रुप में भी शेयर हो जाएगी। ठीक है मैम। हाँ जी, स्टार्ट से मैंने आपको बताया था कि एस्ट्रोजन के बारे में हम पढ़ रहे थे, ये क्या चीज़ है एस्ट्रोजन, इंट्रोडक्शन मैंने बताया था आपको स्टार्ट से। इंट्रोडक्शन में मैंने आपको बताया कि वो वर्ड किससे ड्राइव हुआ है, और वो 18 कार्बन स्टीरॉयडल हार्मोन है और प्रेजेंट होता है बोथ मेन में और वुमेन में। लेकिन इसको फीमेल में फीमेल रिप्रोडक्टिव
हार्मोन के नाम से हम जानते हैं, वो इसलिए कि जितनी भी फीमेल सेकेंडरी कैरेक्टरिस्टिक्स हैं वो एस्ट्रोजन की वजह से होते हैं। जैसे टेस्टोस्टेरोन को हम मेल कैरेक्टरिस्टिक हार्मोन कहते हैं, इसी तरह एस्ट्रोजन है जो फीमेल कैरेक्टरिस्टिक्स को जो है इनहेंस करती है। उसके बाद मैंने आपको क्लासिफिकेशन बताई थी, क्लासिफिकेशन बताया कि दो तरह के हार्मोन्स होते हैं, नेचुरली भी हैं और सिंथेटिक भी हैं। नेचुरली वो जो हमारी बॉडी में नेचुरली प्रेजेंट होते हैं, और सिंथेटिक वो जो हम सिंथेटिकली प्रिपेयर कर रहे हैं हार्मोनल थेरापी के लिए। फिर नेचुरल के आगे बताएं कौन कौन से नेचुरली होते हैं। 3 तरह के होते हैं जो नेचुरली प्रेजेंट होते हैं, एस्ट्राडायोल्स हैं, एस्ट्रोट्रायोल्स और एस्ट्रोन्स हैं। ठीक है, शुक्रिया मैम। ठीक है जी, और अगर किसी का क्वेश्चन हो तो और किसी का क्वेश्चन है तो वो रेज कर सकते हैं। ठीक है, अगर किसी का क्वेश्चन नहीं है तो हम मीटिंग जो है वो खत्म करते हैं। और आप लोगों का जो लेक्चर है रिकॉर्डिंग इसकी मैं आप लोगों के ग्रुप में जो है वो शेयर करवा दूंगी। बाकी जिसको भी समझ नहीं आई है, जिसका रह गया वो वीडियो देखने के बाद, जिसके जो क्वेश्चन हो वो कल के लेक्चर में जो है वो पहले मुझसे क्वेश्चन कर ले। ठीक है, अगर किसी का कोई क्वेश्चन नहीं है तो फिर हम मीटिंग जो है वो एंड करते हैं।